हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं विद्युत रसायन चैप्टर का दूसरा लेक्चर। और इस लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं वहां से जहां पे हमने फिनिश किया था, मतलब कि हमने गैल्वेनिक सेल फिनिश कर दिया था, राइट। गैल्वेनिक सेल की हमने दो भाग देखे थे, एक बनावट और एक क्रियाविधि। बनावट और क्रियाविधि हमने फिनिश कर लिया था। अब हमको जो पढ़ना है वो है गैल्वेनिक सेल का EMF, विद्युत वाहक बल। हमें देखना है गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे आज क्या सक्रियता श्रेणी। क्या देखने वाले हैं? सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से सक्रियता श्रेणी बनती है, कैसे बनती है, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, चल तो कुछ क्वेश्चंस भी हैं गैल्वेनिक सेल पर आधारित, वो भी हम देखेंगे। लेकिन पहले हम आएंगे कुछ थ्योरी पर, थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो यार, मैंने आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में क्या क्या बातें बताई थी, थोड़ा याद दिलाओगे। डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल, इसके बारे में क्या क्या बताई थी। मैंने आपको बताया कि गैल्वेनिक सेल में बाईं तरफ जो होता है, उस तरफ जो होता है वो होता है आपका जिंक का इलेक्ट्रोड, जो कि एनोड कहा जाता है, जिस पर होता है ऑक्सीकरण, जिस पर माइनस चार्ज होता है। और दाईं तरफ होता है आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड, जिस पर अपचयन होता है, कैथोड कहा जाता है, और जिस पर पॉजिटिव आवेश होता है। एनोड वाला जो है उस पर नेगेटिव होता है, कैथोड वाले पर पॉजिटिव होता है। इन सब बातों के बाद मैंने आपको बताया था कि जो आपका कैथोड का इलेक्ट्रोड होता है, मैंने आपसे बात बोली थी कैथोड का इलेक्ट्रोड पे प्लस होता है, एनोड पे माइनस होता है। मतलब कि अगर आपको सेल का विद्युत वाहक बल निकालना हो, इसको बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। इसका मतलब यदि सेल का आपको पोटेंशियल निकालना हो, सेल का विद्युत वाहक बल निकालना हो, तो आप क्या लिखते हो, ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्या लिखते हो, ई कैथोड माइनस ई एनोड लिखते हो। ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, कई बार कई लोग इसको पता क्या लिखते हैं, ई सेल बराबर ई कैथोड। ई कैथोड मतलब कि यहां पे लिखते हैं ई बायां, कैथोड किस तरफ, दाईं तरफ, ई दायां माइनस ई बायां। ठीक है, ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक दो चीजें और आती हैं, जैसे कि आपसे बोला था कि ये तो सेल का विद्युत वाहक बल है। एक शब्द आता है सेल का मानक विद्युत वाहक बल। एक शब्द और आता है यहाँ पे सेल का मानक विद्युत वाहक बल। ठीक है, मानक विद्युत वाहक बल का मतलब है मानक परिस्थितियों में किसी सेल का विद्युत वाहक बल, मानक विद्युत वाहक बल कहलाता है। मानक परिस्थिति में अगर किसी सेल का विद्युत वाहक बल निकालोगे तो मानक विद्युत वाहक बल कहलाएगा। अच्छा, अब मानक परिस्थितियां क्या क्या है, मानक परिस्थितियां क्या क्या है, मानक परिस्थितियां हैं 298 केल्विन तापमान और 1 एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर के लगभग बराबर होता है 1 बार। 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार दाब, ये दोनों लगभग बराबर होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। तो 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार, ये होता है मानक दाब, मानक ताप और दाब। ठीक है, और विलयन की सांद्रता कितनी होती है इस परिस्थिति में, विलयन की सांद्रता होती है, विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता, विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता कितनी होती है, 1 मोल, 1 कैपिटल। जब भी ये कंडीशन देखी हो ना, तो प्राप्त होने वाला विद्युत वाहक बल क्या कहता है, मानक विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, विद्युत वाहक बल को मेजर कहां करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं। आपको ये बात तो मैं बता चुका हूं कि ये है आपका एनोड वाला चेंबर, यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, है ना, ZnSO4। यहाँ पे आपका होता है बल्ब, बल्ब जलने का काम करता है, साथ ही साथ अमीटर, वोल्ट मीटर, ये जुड़ा होता है कॉपर की छड़ के साथ। किसके साथ जुड़ा होता है, कॉपर की छड़ के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, कॉपर की छड़। और मैंने बताया था कि ये किसके अंदर डूबी हुई है छड़, ये छड़ डूबी हुई है कॉपर सल्फेट। किसमें डूबी हुई है, कॉपर सल्फेट। इन दोनों के बीच में क्या होता है भैया, क्या बताया था, इन दोनों के बीच में क्या बताया था बेटा मैंने, इन दोनों के बीच में होता है लवण सेतु। याद आ रहा है, इन दोनों के बीच में होता है लवण सेतु। लवण सेतु मतलब किसके अंदर क्या होता है, KCl प्लस अगार अगार। क्या होता है इसके अंदर, KCl प्लस अगार अगार, इसके अंदर होता है KCl प्लस अगार अगार। अच्छा, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है कॉटन, कॉटन लगी होती है, ये कॉटन लगी होती है। ये सब मैं आपको बता चुका। मैंने आपको बात बोली थी, यहाँ पे होता है प्लस और यहाँ पे होता है माइनस। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल कहां पता चलेगा, वोल्ट मीटर के अंदर। वोल्ट मीटर आपको इनका जो विभव के अंतर है, वोल्ट वोल्ट का अंतर जो है, विभवांतर जो है, वो आपको कॉपर और एनोड के बीच में, कैथोड और एनोड के बीच में, ये कैथोड ये एनोड, कैथोड और एनोड के बीच में कितना विभवांतर है वो हमें इससे पता चलेगा। ये क्या ज्ञात करके देगा, विभवांतर। अच्छा, अमीटर किसका मान निकालता है, अमीटर किसको ज्ञात कर देता है, विद्युत धारा को। ये विद्युत धारा को ज्ञात कर देता है। मैंने आपको बताया था कि जिंक से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसकी तरफ होता है, कॉपर की, जिंक से कॉपर की इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। और विद्युत धारा का प्रवाह कहां से होता है, विद्युत धारा का प्रवाह विपरीत दिशा में होता है, बाहरी परिपथ में कॉपर से लेकर के जिंक तक, तो बाहरी परिपथ में कॉपर से जिंक की विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इन दोनों के बीच में कितना विभव का अंतर है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, कैथोड और एनोड के बीच में कितना डिफरेंस है, इस डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल। इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल। तो इस सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, कैथोड और एनोड इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अगर ये मानक परिस्थिति निकल जाए, मानक परिस्थिति का मतलब क्या होता है, ई नोट। मानक परिस्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, ई नोट। तो यहाँ पे क्या लिखती हूँ, ई नोट सेल, ई नोट ई नोट। अगर ये मानक परिस्थिति में, तो मानक परिस्थिति विद्युत वाहक बल। अच्छा, मानक परिस्थिति क्या होती है, 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और आयनों की सांद्रता कितनी है, 1 मोल। आयनों की सांद्रता कितनी है, 1 मोल। तब प्राप्त होने वाला जो विद्युत वाहक बल है उसको बोलते हैं मानक विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं, मानक विद्युत वाहक बल। तो भैया जब इन दोनों के बीच में मानक विद्युत वाहक बल वोल्ट मीटर के द्वारा कैलकुलेट किया गया, तो वोल्ट मीटर के द्वारा यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आती है 1.1 वोल्ट। कितनी आती है बेटा, 1.1 वोल्ट। कैसे आती है, तो प्रयोग द्वारा इसका जो विद्युत वाहक बल होता है वो होता है 0.34 वोल्ट,
और इस वाले इलेक्ट्रोड का विद्युत बल जो होता है -0.76 वोल्ट। प्रयोग द्वारा ये इतना प्राप्त होता है और प्रयोग द्वारा ये कितना प्राप्त होता है 0.34 वोल्ट प्राप्त होता है। तो कैथोड का कितना 0.34, तो हम क्या लिखेंगे कैथोड का है 0.34 माइनस एनोड का कितना है -0.76 वोल्ट। समझ रहे हो? ऐसा करने पे क्या क्या ये आ जाएगा 1.1 वोल्ट। इसका मतलब इस पूरे सेल का विद्युत बल हमको कितना मिलेगा 1.1 वोल्ट मिलेगा। बात क्लियर है? तो अगर आपको गैल्वेनिक सेल जिंक और कॉपर से बने गैल्वेनिक सेल का अगर आपको विद्युत बल ज्ञात करना है, इस तरीके से दोनों जोड़ दो, दोनों के बीच का विद्युत बल इतना प्राप्त होता है। अब आगे की बात सुनो। आगे की बात ये है कि भैया ये दोनों मान कहां से प्राप्त होते? ये दोनों मान प्राप्त होते हैं कहां से? एक्सपेरिमेंट से। आप बोलोगे सर ये वाली वैल्यू कहां से आई? क्या ये वाली वैल्यू हमको याद रखनी है? नहीं, ये वाली वैल्यू आपको याद बिल्कुल नहीं रखनी, बिल्कुल भी नहीं रखनी, 1% नहीं रखनी, कुछ भी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना किस तरह से कैलकुलेट होता है, इसका प्रयोग द्वारा वो प्राप्त होता है, इसका प्रयोग द्वारा ये प्राप्त होता है, दोनों को आप यहां पे रखोगे तो इस सेल का पोटेंशियल इतना आ जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना। बात क्लियर? समझ में? चलो अब बात करते हैं आगे। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये 0.76 वोल्ट आया कहां से, 0.34 वोल्ट आया कहां से? आएगा ना क्वेश्चन। ये दोनों आते हैं प्रयोग द्वारा। किससे आते हैं दोनों? प्रयोग द्वारा। चलो तो देखते हैं वो प्रयोग क्या। आ जाओ, ये दोनों आते हैं प्रयोग द्वारा। वो प्रयोग कौन सा है वो देखते हैं। मतलब कि इन दोनों के मान कहां से आए इसको समझने के लिए एक प्रयोग होता है, और वो प्रयोग को समझने के लिए हमें समझना होगा किसको? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। इसे समझने के लिए वैल्यू कहां से आई, इस वैल्यू को समझने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं इसको? शी, SHE। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है ना? अब मैं ये पढ़ाने वाला हूं, समझना ध्यान से। अब गैल्वेनिक सेल हमने पढ़ लिया। गैल्वेनिक सेल पढ़ने के बाद में अब मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं कि ये जो वैल्यू हम बोल रहे हैं ना प्रयोग द्वारा आई, तो ये प्रयोग द्वारा कैसे आई? वैल्यू कहां से आई? बात समझ में? अब ये वैल्यू कहां से आई, तो इस वैल्यू को कहां से लेकर के आई, वैल्यू कहां से आई उसको समझने के लिए हमको किसको पढ़ना होगा? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। किसको पढ़ना होगा बेटा? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जब हम शी को पढ़ेंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि ये वैल्यू किस तरीके से आती है। चलो तो ये वैल्यू कैसे आती है उसको समझने के लिए शी पढ़ना। अभी शी क्या देखो, शी का मतलब है शी बनाने के लिए एक बर्तन। सबसे पहले तो शी की क्या देखेंगे? बनावट। शी क्या होता है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी क्या देखेंगे बेटा? बनावट या संरचना। अब इसको भी हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहले हम बनावट देखेंगे या संरचना देखेंगे, और फिर हम देखेंगे इसकी क्रियाविधि। क्या देखेंगे? इसकी क्रियाविधि। तो शी क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। तो शी की बनावट ऐसी होती है, 1 मोलर सांद्रता का HCl विलयन लेते हो आप, और इस 1 मोलर सांद्रता के HCl के विलयन में आप डुबाते हो प्लेटिनम की चिप। क्या डुबाते हो बेटा? प्लेटिनम की चिप डुबाते हो। क्या डुबाते हो? प्लेटिनम की चिप डुबाते हो। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आप इस प्लेटिनम की चिप जो है उसे कांच की नली में इस तरह से बंद कर दो। ये है आपकी कांच की नली। अब आप बोलोगे सर इस कांच की नली की क्या जरूरत है? बताऊंगा। कांच की नली क्या कर रही है? ये है आपका प्लेटिनम का तार। ये कौन सा तार है? प्लेटिनम तार। ये प्लेटिनम तार है, और यहां से आप प्रवाहित करते हो क्या? हाइड्रोजन गैस। क्या प्रवाहित करते हो? हाइड्रोजन गैस। नाम क्या है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 298 केल्विन। प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेयर। और आयनों की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? एक कैपिटल है। आयनों की सांद्रता है एक कैपिटल है। प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर। तो इस गैस का प्रेशर हम कितना रखेंगे? 1 एटमॉस्फेयर। हाइड्रोजन का प्रेशर कितना रखते हैं? 1 एटमॉस्फेयर। क्यों? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मानक परिस्थितियों में बनता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और टेम्परेचर कितना होता है? 298 केल्विन। तो चलो तो इसको बनाने के लिए टेम्परेचर 298 केल्विन, गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, और सांद्रता क्या है? 1 मोल। ठीक है, ये आ गया भैया सांद्रता 1 मोल। क्लियर? चलो अब हम क्या करते हैं? हम यहां से प्रवाहित करते हैं हाइड्रोजन गैस। तो ये होती है भैया बनावट। ये तो है बनावट। अब बनावट के बाद में अब हम देखेंगे क्या क्रियाविधि। क्या देखेंगे बेटा? क्रियाविधि। क्रियाविधि क्या? चल तो होगा क्या? हाइड्रोजन गैस यहां से आप क्या करते हैं? अंदर प्रवाहित करते हैं। प्लेटिनम के तार पे आप क्या प्रवाहित करते हो? हाइड्रोजन गैस। जैसे ही आप हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हो तो अब देखो सीधी सी बात है, हमारे इलेक्ट्रोड का नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आप सीधी सी बात है गैस कौन सी प्रवाहित करोगे? हाइड्रोजन प्रवाहित करोगे। अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है तो गैस हाइड्रोजन प्रवाहित करोगे। और इलेक्ट्रोड का मतलब होता है धातु की छड़। धातु की छड़। तो भैया हाइड्रोजन गैस को किसी ना किसी धातु की छड़ पर तो डालना होगा। तो धातु की छड़ का काम कौन करता है? प्लेटिनम का तार। ये प्लेटिनम का तार काम करता है धातु की छड़। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना तो हम प्रवाहित करते हैं हाइड्रोजन गैस। और मानक परिस्थितियों में तो 298 केल्विन, 1 एटमॉस्फेयर दाब गैस का, और सांद्रता हम लेते हैं 1 मोल। ऐसा करने पर क्या होगा? जो हाइड्रोजन गैस आप यहां से प्रवाहित करोगे वो जाकर के यहां पर इस प्लेटिनम की चिप पर टकराएगी और यहां पर हो जाएगी अधिशोषित। क्या हो जाएगी भैया? यहां पर अधिशोषित हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस का ये गुणधर्म होता है कि वो प्लेटिनम की सतह पर क्या होती है? अधिशोषित होती है। हाइड्रोजन का गुणधर्म होता है कि वो प्लेटिनम की सतह पर जाकर के अधिशोषित होती है। अब देखो अब हमारे पास यहाँ दो लोग हैं। प्लेटिनम की सतह पर कौन है? हाइड्रोजन गैस। और विलयन के अंदर क्या है? हाइड्रोजन आयन। मतलब कि हाइड्रोजन गैस और विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, इन दोनों के बीच में अब एक साम्य स्थापित होता है। जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आई है वो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीकृत होकर के यहाँ जाएगी, और जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे है वो अपचयित होकर के फिर कहाँ आएगा? फिर प्लेटिनम चिप पर आएगा। मतलब कि चलता रहेगा। हाइड्रोजन गैस यहाँ से ऑक्सीकृत होकर यहाँ आएगी, H+ देगी, ये H+ फिर से अपचयित होकर यहाँ जाएगा, हाइड्रोजन गैस देगा। तो हाइड्रोजन गैस आयनों में जाएगी तो H+ देगी, और यहाँ जो H+ है वो फिर से कहाँ जाएंगे? प्लेटिनम की तरफ। ये चलता रहेगा। हाइड्रोजन देंगे विलयन में H+, और विलयन वाले H+ है वो जाएंगे हाइड्रोजन की तरफ। ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, चलता रहेगा। ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, चलता रहेगा। हाइड्रोजन बाहर विलयन में आएगी, यहाँ पर अधिशोषित होगी, फिर विलयन में आएगी, फिर अधिशोषित होगी, फिर विलयन में आएगी, फिर अधिशोषित होगी। मतलब कि दोनों दिशाओं में ये प्रक्रम चलता रहेगा। मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन आयन का क्या स्थापित हो जाएगा? साम्य स्थापित हो जाएगा। H2 गैस जब भी 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो 2 हाइड्रोजन आयन बनाएगी। इस तरह से बच्चों यहाँ पर ये साम्य स्थापित हो जाता है। ये साम्य स्थापित होता है। बात समझ में? ये साम्य स्थापित होता है। यही वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसके द्वारा हम इन मानों को प्राप्त करेंगे। 0.76 और 0.34 इन दोनों की वैल्यू हमको यहीं से प्राप्त करनी है। समझ में आया? चलो तो ये तो हो गया। तो इसकी क्रियाविधि क्या है? तो क्रियाविधि है ये वाली। तो हाइड्रोजन गैस जो है, ये हाइड्रोजन गैस जो है ये
माध्यम एक्वस माध्यम में आई, एक इसी रिएक्शन में लिख रहा हूं, हाइड्रोजन गैस जो है ये एक्वस मीडियम, एक मतलब कि एक्वस मीडियम जलीय माध्यम, ये जल के अंदर हो रहा है कार्यक्रम, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करेगी। ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है H+H2, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम अपनी स्वेच्छा से क्या मानते हैं? आईयूपीएसी ने बोला है कि इसको स्वेच्छा से एनोड मानना है। आईयूपीएसी के द्वारा ये बोला गया है, आईयूपीएसी द्वारा ये बोला गया है कि इसे आप स्वेच्छा से अपनी मर्जी से एनोड मानो। क्या मानो? एनोड। अपनी मर्जी से इसको क्या मान लो? एनोड। और इस एनोड वाले इलेक्ट्रोड का, क्योंकि ये सारी बातें किस पर चल रही है? मानक परिस्थितियों पर चल रही है। ये सारी बातें मानक परिस्थिति पर चल रही है, इसीलिए इस इलेक्ट्रोड का अपनी मर्जी से स्वेच्छा से मानक विभव आप कितने मान लोगे? 0 मान लो, ऐसा आईयूपीएसी बोलता है। इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव अपनी मर्जी से 0 मान लो। ऐसा किसने बोला? आईयूपीएसी ने बोला। आईयूपीएसी ने बोला कि इस इलेक्ट्रोड को हमेशा आप जब भी किसी दूसरे इलेक्ट्रोड, जैसे कि इसका 0.76 कैसे आया, इसका 0.34 कैसे आया, हमें अगर ये पता लगाना है, इनको पता लगाने के लिए आप इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अपनी मर्जी से एनोड मान लो, और इसका जो विभव है एनोड मान लो, एनोड वाले इलेक्ट्रोड का विभव अपनी मर्जी से क्या मान लो? 0 मान लो। अगर किसी का भी आपको विभव ज्ञात करना है तो इसको आप 0 मान लो। अब क्या करते हैं, सुनना बेटा, अब क्या होगा देखो। अब आपको बताने वाला हूं कि ये वाले भाई साहब यहाँ पे 0.76 वोल्ट -0.76 कैसे आते हैं, ठीक है? चलो, तो अब हम क्या करते हैं, अब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ये जो शी है, शी मतलब कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये जो शी है बेटा, ये जो शी होता है, शी में क्या क्या होता है? प्लेटिनम का चीफ होता है ना प्लेटिनम। यहाँ पे HCl का विलीन होता है, 1 मोलर सांद्रता होती है। मानक परिस्थिति में 298 केल्विन आप यहाँ पर टेंपरेचर लेते हो, गैस का आप 1 एटमॉस्फेयर रखते हो, यहाँ से आप प्रोवाइड करते हो 1 एटमॉस्फेयर पे हाइड्रोजन गैस। आप क्या करोगे, मान लीजिए आपको ये पता करना है कि ये 0.76 वोल्ट कहां से आया, तो अब आपको क्या करना है, इस वाले इलेक्ट्रोड को, इस जिंक के इलेक्ट्रोड को आपको जोड़ना होगा किसके साथ? इस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ना होगा। कैसे जोड़ेंगे देखो, इसका प्लेटिनम का तार जो है, यहाँ पे हमने ले लिया बल्ब, जलने का काम करेगा, ये ले लिया अमीटर, ये ले लिया हमने वोल्ट मीटर, और इसको मैंने जोड़ दिया किसके साथ? इसको मैंने जोड़ दिया जिंक के इलेक्ट्रोड के साथ। इसके साथ जिंक के इलेक्ट्रोड के साथ। क्यों? क्योंकि मुझे ये ज्ञात करना है कि भैया ये जिंक का -0.76 वोल्ट आया कैसे, किस तरीके से आया। तो मैंने क्या किया, मैंने इस शी को, ये कौन है? ये है आपकी शी। इस शी को हमने क्या किया, इस शी को जिसमें हाइड्रोजन गैस का यहाँ 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, इसको मैंने जोड़ दिया यहाँ पे जिंक के इलेक्ट्रोड के साथ। किसके साथ जोड़ दिया? जिंक के इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया। यहाँ पे ये आ गया आपका जिंक का इलेक्ट्रोड, ये आ गया जिंक का इलेक्ट्रोड Zn SO4 के विलीन में 1 मोलर सांद्रता, मानक परिस्थिति है तो 1 मोलर सांद्रता। और मैंने आपसे क्या बात बोली, इसको अपनी मर्जी से क्या मानना है? आईयूपीएसी ने बोला है कि इसको अपनी मर्जी से आप क्या मानेंगे? एनोड मानेंगे। आईयूपीएसी ने बोला है कि जब भी आप दूसरे इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना चाहो, आपको ये ज्ञात करना है कि इसका आंसर -0.76 वोल्ट कैसे आया, तो इसको ज्ञात करने के लिए इसको अपनी मर्जी से स्वेच्छा से एनोड मानना है। जो एनोड होता है उसको हम हमेशा कहां रखते हैं? बाईं तरफ, और जो कैथोड होता है उसको हम कहां रखते हैं बेटा? दाईं तरफ रखते हैं। बात समझ में? एनोड पर हमेशा क्या होता है, ये ध्यान रखना, LOAN, लेफ्ट। बाईं तरफ कौन है? बाईं तरफ है ऑक्सीडेशन, लेफ्ट। एल का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मतलब ये, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा इस छड़ पर होगा ऑक्सीकरण। क्या होगा इस छड़ पर? ऑक्सीकरण। किसका? हाइड्रोजन गैस का। इस छड़ पर होगा हाइड्रोजन गैस का क्या? ऑक्सीकरण। बहुत बढ़िया, ये हो गया ऑक्सीकरण। और लेफ्ट में जो ऑक्सीकरण हो रहा है इसको मानना है एनोड, तो इसको हम मानते हैं क्या? एनोड। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस छड़ पे आ जाएगा नेगेटिव, एन मतलब नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो इस पे क्या आ जाएगा? इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अगर ये ऑक्सीकरण करेगा तो ये क्या करेगा? ये करेगा अपचयन। क्या करेगा बेटा? अपचयन। और अगर ये एनोड है तो ये क्या हो जाएगा? कैथोड। मतलब कि एनोड से निकलने वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे होगा ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण से निकलने वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ से भैया निकलेंगे क्या? आपके 2 इलेक्ट्रॉन। ये एनोड से निकलने वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रवेश करेंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रवेश करने के बाद किसको आकर्षित करेंगे? Zn+2 को ये 2 इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन Zn+2 को ये 2 इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिंक+2 से 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो जिंक धातु की छड़ बनेगी। ये बन गई जिंक धातु की छड़। तो यहाँ से जिंक+2 कहाँ जाएंगे? ये इस छड़ पे जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा अपचयन, अपचयन की हो जाएगी रिएक्शन। लेकिन 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 एक काम और भी तो करोगे, यहाँ पे लवण सेतु कौन जोड़ेगा? सारा काम हो गया, लवण सेतु को जोड़ना भूल गए। लवण सेतु नहीं जोड़ोगे तो परिपथ पूर्ण कैसे होगा? विद्युत धारा थोड़ी ना बहेगी। लवण सेतु को जोड़ना जल्दी भैया, ये लवण सेतु लगाना मत भूलना, ठीक है? लवण सेतु लगाना मत भूलना, लवण सेतु लगा तो ये पूरा होगा नहीं केल्विन सेल, KCl+ अगार अगार, ये लवण सेतु जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? ये लवण सेतु। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि गैल्वेनिक सेल जिंक को कॉपर से ही बनता है। गैल्वेनिक सेल शी और जिंक इससे ही बनता है। किन्हीं भी 2 छड़ों के बीच में जिनमें विभव का अंतर हो, क्या बनता है? गैल्वेनिक सेल बन जाता है। तो ये भैया गैल्वेनिक सेल बन गया। अब यहाँ पे इस सेल का मैं क्या ज्ञात करूंगा? इस सेल का जब मैं विभव ज्ञात करूंगा मानक परिस्थिति में, तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? E0 कैथोड -E0 एनोड, ये फॉर्मूला बताया था। और जब यहाँ विभव मापी तो हमारे पास प्रयोगशाला में पड़ा होता है। विभव मापी एक डब्बा होता है बेटा, आपको पता है क्या ये बात? विभव मापी एक डब्बा होता है इस तरीके का। देखो मैं आपको बताता हूं, विभव मापी ऐसा एक डब्बा है, ठीक है? ये यहाँ पे ऐसे कांटा लगा होता है इस तरह से,
कांटा लगा, ये कांटा लगा हुआ, ठीक है, तो कांटा लगा हुआ। जब भी इन दोनों के बीच में विभव का अंतर आएगा, जितना भी विभव अंतर आएगा वही विभव मापी आपको माप करके देगा। ये विभव मापी में ये जो कांटा होगा ना वो ऐसे जाएगा। मान लो यहाँ पे कांटा घूम करके ये आपको बता रहा है, जैसे कि मान लो ये आपको दे रहा है कुछ वैल्यू दे रहा है 0.76 वोल्ट। तो जब आप इस विभव मापी, इस वोल्ट मीटर से जब वैल्यू देखोगे ना, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आती है इन दोनों के बीच के विभव की जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है 0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट आती है। और एनोड आपको ये बात अच्छे से पता है कि ये जो शी है, शी के लिए हमने विभव क्या मान रखा है बेटा, शी के लिए हमने अपनी मर्जी से क्या विभव मान रखा है, CO। ये वाला क्या हो जाएगा, हमने अपनी मर्जी से इसको 0 मान रखा है। आईयूपीएसी ने बोला इसको 0 मान लो, मतलब कि यहाँ से हम ई नॉट कैथोड कितना प्राप्त करेंगे, 0.76 वोल्ट। इसका विभव कितना आ गया, पॉइंट माइनस में 0.76 वोल्ट, ये आ गया। इसका मतलब ये माइनस में 0.76 वोल्ट किस तरीके से आया बेटा, ऐसे आया। इसको आपने 0 मान लिया, विभव मापी आपको इन दोनों के बीच का विभवांतर माप करके दे देगा। तो ई नॉट कैथोड, कैथोड मतलब कौन, ये इसका विभव कितना आ जाएगा 0.76 वोल्ट, मतलब कि जिंक के इलेक्ट्रोड का जो -0.76 वोल्ट होता है वो इस तरीके से आता है। बात समझ में आ गई, पक्का। चलो अब मान लो मुझे कॉपर का निकालना है, मान लो हमें किसका निकालना है, हमें कॉपर का निकालना है, तो मैं शी को किसके साथ जोड़ूंगा, अगर मुझे कॉपर का विभव निकालना है तो ये जो शी है, इस शी को मैं जोड़ लूंगा किसके साथ, इस शी को मैं जोड़ लूंगा कॉपर के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। ये HCl 1 मोलर, मानक परिस्थितियों में हमेशा आयनों की सांद्रता 1 मोलर लेनी है। यहाँ क्या प्रोवाइड करते हो, H2 गैस, किस पर, 1 एटमॉस्फेयर दाब पर। यहाँ से क्या निकलता है, प्लेटिनम का तार, ये जाएगा आगे, ये हो जाएगी प्लेटिनम की जीप, समझ लो। ये आ गया आपका बल्ब, अमीटर, वोल्ट मीटर, ये आ जाएगी कॉपर की छड़, ठीक है। इनके बीच में आ जाएगा क्या, लवण सेतु, लवण सेतु के अंदर क्या होगा, KCl प्लस अगार, अगार, ठीक है। ये आ गई आपकी कॉटन, ठीक है, अंदर KCl प्लस अगार, अगार भर दिया। चलो क्लियर। मैंने आपसे क्या बात बोली थी, आईयूपीएसी ने ये बोल रखा है कि भैया ये जो शी है ना, इस शी को अपनी मर्जी से क्या मानना है, एनोड। और एनोड पर हमेशा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गैल्वेनिक सेल में माइनस, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, किसका, इस शी का। इसका ऑक्सीकरण होगा तो क्या देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर की छड़ में जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको आकर्षित करेंगे, कॉपर +2 को आकर्षित करेंगे। जैसे यहाँ पर जिंक +2 किया, वैसे ये कॉपर +2 आकर्षित होंगे 2 इलेक्ट्रॉन की ओर, तो कॉपर +2 का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, कॉपर +2 का हो जाएगा अपचयन। इसका हो गया अपचयन, इसका हो गया ऑक्सीकरण। ये है आपका कैथोड। ये जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर क्या करेगा, रीडिंग मापेगा। जब वोल्ट मीटर इसकी रीडिंग मापेगा तो क्या आएगा, देखो इस पूरे सेल का ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। एनोड का विभव कितना होता है, यहाँ पर ई नॉट एनोड, शी के लिए ई नॉट एनोड कितना मानने के लिए बोला गया है, आईयूपीएसी ने बोला है कि इसको 0 मानो, तो इसको मैं मान लूंगा क्या, 0 माइनस ई नॉट कैथोड, ये हमें नहीं पता, बराबर ये ई नॉट सेल, ये कहां से मिलेगा, कांटा चला तो कांटा चला, तो कांटा वहां पे चलेगा, वो कांटा चलेगा तो ये कांटा कितनी रीडिंग देगा, इस कांटे से आने वाली रीडिंग होगी क्या, 0.34 वोल्ट, तो ये आ जाएगी 0.34 वोल्ट। इस तरीके से आप कॉपर के इलेक्ट्रोड का अपचयन के अंदर होने वाला विभव ज्ञात कर सकते हो। इस तरह से हम विभव ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, विभव। आपको किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना हो तो इसका मतलब उस इलेक्ट्रोड को हम किसके साथ जोड़ेंगे, किसके साथ जोड़ेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे। मुझे किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना हो, चाहे मुझे कॉपर का ज्ञात करना हो, चाहे मुझे जिंक का ज्ञात करना हो, चाहे प्लेटिनम का ज्ञात करना हो, चाहे सोडियम का, चाहे मैग्नीशियम का, किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना हो तो उसके लिए उसको किससे जोड़ेंगे, शी से जोड़ेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया भैया गैल्वेनिक सेल पूरा कंप्लीट। लेकिन 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 रुक जाओ भैया, इन सब चीजों से हमको क्या समझना है कि गैल्वेनिक सेल किन्हीं भी दो क्या बोलते हैं, किन्हीं भी दो के बीच का गैल्वेनिक सेल हो सकता है, किन्हीं भी दो धातु के बीच में या किसी गैस और दूसरी धातु के बीच, ऐसे दो के बीच में गैल्वेनिक सेल हो सकता है। एक बार कुछ नोट करना है तो नोट करो फटाफट। चलिए यहाँ तक की बात क्लियर। चलो अब आते हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसका नाम है गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन। गैल्वेनिक सेल को प्रदर्शित कैसे करते हैं, चलो गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन। अब हम देखेंगे गैल्वेनिक सेल को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। बेटा हमेशा एक बात ध्यान रखना, गैल्वेनिक सेल को प्रदर्शित करना है, पहले हम लिखते हैं एनोड वाला सेल और यहाँ हम लिखते हैं दाईं तरफ हम लिखते हैं कैथोड वाला सेल, और दोनों के बीच में होती है 2 डबल लाइन। हमेशा गैल्वेनिक सेल को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, दाईं तरफ एनोड, दाईं तरफ कैथोड, ठीक है। चलो जैसे कि एग्जांपल, उदाहरण, जैसे कि मान लो मुझे जिंक और कॉपर के बीच का जो गैल्वेनिक सेल है उसको प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, बाईं तरफ आप लिखोगे एनोड, दाईं तरफ आप लिखोगे कैथोड। एनोड बना होता है जिंक का, कैथोड बना होता है कॉपर का। चलिए कैसे करेंगे, तो देखो एनोड किसका बना हुआ है, जिंक का, तो जिंक का क्या होता है, जिंक का होता है ऑक्सीकरण एनोड पर, तो जिंक भी लिखना है और वो ऑक्सीकृत होकर के जिसमें जाएगा आयन के अंदर वो भी लिखना है, और दोनों के बीच में एक सिंगल लाइन बनानी है। जिंक धातु है, धातु हमेशा सॉलिड होती है, और आयन आयन हमेशा किसमें होते हैं, विलयन में होते हैं, एक्वस विलयन। यहाँ पे क्या आएगा, डबल डंडी आएगी, 2 लाइन। अब बात करते हैं कैथोड की। कैथोड में क्या होता है, अपचयन। अपचयन किसका हो रहा है, अपचयन हो रहा है कॉपर +2 का। कॉपर +2 कहाँ पे है, विलयन में है, मतलब AQ, और यहाँ से अपचयित होकर कहाँ जाएंगे, कॉपर में जाएंगे, कॉपर धातु की छड़ बनेगी, तो ये सॉलिड। इस तरह से हम गैल्वेनिक सेल को प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में। कई बार पता है क्या होता है, कई बार इन आयनों की सांद्रता भी दे रखी होती है, जैसे कि मान लो 1 मोलर। कई बार आपको प्रदर्शन के अंदर ऐसा भी दिया होगा 1 मोलर, तो हाँ देने दो, कोई दिक्कत नहीं, सांद्रता, इसकी सांद्रता 1 मोलर, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो अगर आपको हाइड्रोजन मतलब कि शी और जिंक के बीच का आपको इलेक्ट्रोड दिख जाता है, इनका गैल्वेनिक सेल आपको दिख जाता है, तो इनका गैल्वेनिक सेल कैसे प्रदर्शित होगा, इसके गैल्वेनिक सेल को प्रदर्शित करने के लिए पहले एनोड, उधर कैथोड। चलो एनोड कैसे आएगा, देखो आप मुझे बताओ इलेक्ट्रोड कौन सा है, प्लेटिनम, इलेक्ट्रोड प्लेटिनम है, कौन सी भौतिक अवस्था है, सॉलिड। इस प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पर क्या जाता है, हाइड्रोजन गैस, तो ये हो गया शी का इलेक्ट्रोड। इसका ऑक्सीकरण किसमें होता है, इसका ऑक्सीकरण होता है H+ के अंदर होता है। हाइड्रोजन किस रूप में होती है, हाइड्रोजन गैस रूप में होती है, और ये किस रूप में होती है, H+ किस रूप में होती है, विलयन के अंदर होती है, एक्वस में होती है। इसकी सांद्रता कितनी होती है, इसकी सांद्रता होती है 1 मोलर होती है, तो 1 मोलर लिखना है। H2 गैस जो इसका प्रेशर कितना होता है, इसका होता है 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर यहाँ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, 2 डबल डंडे बनाओगे, 2 डबल डंडे। चलो ये 2 डबल डंडे आ गए, क्लियर। अब इसको किसके साथ जोड़ा गया, इसको जिंक के साथ। चलो जिंक का क्या हो रहा है, अपचयन। कैथोड का क्या होता है, अपचयन। जिंक का होगा अपचयन Zn+2,
Zn+2 का ऑप्शन, तो Zn+2 किसमें है? विलियन के अंदर, विलियन के अंदर इसलिए हम क्या लिखेंगे AQ। इसकी सांद्रता कितनी है? मान लो इसकी सांद्रता 1 मोल, तो 1 मोल लिखो। एक बात ध्यान रखना, सांद्रता लिखो मत लिखो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बोलो कई बार सांद्रता भी दे रखी होती है। तो ये Zn+2 किसमें होगा? जिंक धातु के अंदर अपचयित हो जाएगा, Zn सॉलिड आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। आसान है ना? ये सेल प्रदर्शन हो गया। अच्छा एक और उदाहरण लेते हैं, आ जाओ। शी का इलेक्ट्रोड जो है उसका हमने कॉपर के साथ में युग्मन करके गैल्वेनिक सेल बनाना, कॉपर के साथ में गैल्वेनिक सेल बनाना। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखो क्या लिखेंगे, तो हमारा एनोड कौन है? एनोड है शी। अगर शी एनोड है तो देखो एनोड के लिए क्या लिखेंगे? शी के लिए क्या लिखेंगे? किस पर हो रहा है? किस इलेक्ट्रोड पर? प्लेटिनम पर। सबसे पहले इलेक्ट्रोड आना चाहिए, जो इलेक्ट्रोड होना चाहिए। इलेक्ट्रोड की भौतिक अवस्था कौन सी है? सॉलिड। इस इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस जा रही है? हाइड्रोजन गैस। भौतिक अवस्था क्या है? गैस। कितनी सांद्रता है? कई बार कई लोग क्या करते हैं, मतलब कितना प्रेशर है? हाइड्रोजन का प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, तो कई लोग क्या है यहाँ पे गैस लिख करके 1 एटमॉस्फेयर या ब्रैकेट में लिखते हैं, कई लोग ऐसे भी करते हैं। तो यहाँ अलग से ब्रैकेट में लिखो या फिर गैस को और एटमॉस्फेयर को दोनों साथ में लिखो, ऐसे भी करेंगे। ये हाइड्रोजन गैस किसमें जा रही है? ये हाइड्रोजन गैस जा रही है H+ में ऑक्सीकृत हो रही है, मतलब कि हाइड्रोजन गैस और ये ऑक्सीकृत होने वाली अवस्था दोनों के बीच में एक दंड आ जाएगा। ये H+ क्या है? H+ एक्वस मीडियम में है और इसकी सांद्रता कितनी है? 1 मोल की सांद्रता, तो ये से आ जाएगा। आप चाहो तो आप ऐसे अलग-अलग भी लिख सकते हो, आप ऐसे दोनों को अलग-अलग क्वेश्चन में लिख सकते हो। ये हो गया भैया एनोड, एनोड के बाद दो डबल डंडी, उसके बाद में कौन आता है? कॉपर। कॉपर कैसे होगा? कॉपर होगा अपचयित। कॉपर कैसे अपचयित होगा? कॉपर +2 है, एक्वस मीडियम में है, बहुत बढ़िया, और इसकी सांद्रता कितनी? 1 मोलर, और भी बढ़िया। फिर एक डंडा, ये कॉपर +2 किसमें अपचयित होगा? कॉपर +2 अपचयित होगा किसमें? कॉपर में। कॉपर का अपचयन होता है किसमें? कॉपर में। इस तरह से भैया ये पूरा हम प्रदर्शन करते हैं, कॉपर को किसमें लिखते हैं? सॉलिड में लिखते हैं। ये पूरा सेल का प्रदर्शन है, इस तरह से हम सेल को प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना, बाईं तरफ एनोड और दाईं तरफ हम किसको लिखते हैं? कैथोड को। एनोड जो लिखा है, एनोड में भी दो भाग करना है। एनोड में एक डंडी यहाँ पे हम लिखते हैं क्या भैया? पहले हम लिखते हैं इलेक्ट्रोड को और यहाँ पे हम लिखते हैं जो भी आयन है उसको लिखते हैं, आयन को। तो पहले हम इलेक्ट्रोड को, और इलेक्ट्रोड के बाद एक सिंगल लाइन, और सिंगल लाइन के बाद में फिर हम किसको लिखते हैं? उसके आयन को। फिर दो डंडी। कैथोड में हम क्या करते हैं? कैथोड में हम पहले आयन लिखते हैं और आयन के बाद में हम लिखते हैं इलेक्ट्रोड को। बात समझ में आई? तो ये हो गया, आयन लिख दिया, पहले हमने लिख दिया आयन और आयन के बाद में इलेक्ट्रोड, तो आयन के बाद में इलेक्ट्रोड। यहाँ देखो एनोड पे पहले इलेक्ट्रोड, तो एनोड का पहले क्या गया? इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड के बाद में आयन, इलेक्ट्रोड के बाद में आयन। कैथोड पे पहले आयन, पहले आयन और आयन के बाद में इलेक्ट्रोड, आयन के बाद में इलेक्ट्रोड। यहाँ देखो एनोड का पहले इलेक्ट्रोड, एनोड का इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के बाद में आयन, इलेक्ट्रोड के बाद में आयन, ये आयन। फिर दो डबल लाइन, कैथोड, कैथोड में पहले आयन, कैथोड में पहले आयन और आयन के बाद में एक लाइन के बाद में इलेक्ट्रोड, आयन के बाद एक लाइन के बाद में इलेक्ट्रोड। ये यहाँ पर सेल प्रदर्शन होगा। इस तरीके से हम सेल को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, आ जाओ चलो। अब गैल्वेनिक सेल पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, चलो आ जाओ भाई, आ जाओ गैल्वेनिक सेल पर आधारित कुछ क्वेश्चन। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये देखो यार मजा आएगा क्वेश्चन करने। देखो गैल्वेनिक सेल इससे बना हुआ, ये आपको सेल प्रदर्शन दिखाई, हमको क्या देखा? ये सेल प्रदर्शन है। ये किसी गैल्वेनिक सेल का क्या बेटा? ये किसी गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन है। गैल्वेनिक सेल को इस तरीके से प्रदर्शित किया है। तो हमें बताना कि बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन गति कहां से करता है? इलेक्ट्रॉन की गति कहां से होती है? मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गति करता है? बाईं तरफ एनोड होता है, एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन गति करता है, बताया ना। जिंक और कॉपर के अंदर मैंने क्या बताया था? जिंक होता है आपका एनोड और कॉपर होता है आपका कैथोड। मैंने बताया था कि एनोड से कैथोड की ओर बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो एनोड, यहाँ पे एनोड देखो, यहाँ पे एनोड है, ये जो यहाँ पहले लिखा जाता है इसको एनोड बोलते हैं। दो डबल लाइन, डबल लाइन के इधर जो लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? कैथोड। यहाँ पे कैथोड कौन है? सिल्वर। तो यहाँ पे एनोड, इधर एनोड कौन है? इधर एनोड है कॉपर, और कैथोड कौन है? कैथोड है सिल्वर। मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे बाह्य परिपथ में? बाह्य परिपथ में कॉपर से सिल्वर, कॉपर से सिल्वर। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा भैया सेकंड। इस तरीके से क्वेश्चन आसान है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो डेनियल सेल मतलब कि गैल्वेनिक सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है जब जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड को जोड़ा जाता है। डेनियल सेल में विद्युत धारा कहां से कहां? अब देखो, अब विद्युत धारा का प्रवाह बोल रहा है, इससे पहले इलेक्ट्रॉन का प्रवाह पूछा, अभी विद्युत धारा पूछा है। इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है उससे विपरीत दिशा में विद्युत का प्रवाह। डेनियल सेल में विद्युत धारा प्रवाहित कहां से कहां होगी? तो यार जिंक से कॉपर की ओर का प्रवाह किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो विद्युत धारा कहां प्रवाहित होगी? विद्युत धारा बाहरी परिपथ में कॉपर से जिंक की ओर। बाहरी परिपथ में बाहर वाला जो सर्किट है उसमें कॉपर से जिंक, सेल के बाहर यह सेल से बाहर कॉपर से जिंक, सेल से बाहर कॉपर से। सेल के अंदर तो आयन है भैया, आयन प्रवाहित हो रहे, इलेक्ट्रॉन नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, जिंक के मानक अपचयन विभव को कौन से समीकरण के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं? मानक अपचयन विभव, चलो एक काम करो इसको छोड़ दो, क्योंकि मैंने अभी आपको मानक अपचयन विभव नहीं पढ़ाया, इसको छोड़ दो, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। पहले मैं मानक अपचयन विभव पढ़ा दूं, उसके बाद इस क्वेश्चन करेंगे। छोड़ दे इसको, हटाओ इसको बाद में देखेंगे। चलो हाँ ये देख लो, ये क्या है देखो, ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन 4। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब कि शी तो भी पढ़ा था। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी का इलेक्ट्रॉन विभव हम शून्य लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आसानी से ऑक्सीकृत होता है, इलेक्ट्रॉन विभव को शून्य माना जाता है। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन सबसेल का होता है। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है यार, इसको शून्य क्यों लेते हैं? क्योंकि हम अपनी मर्जी से इसको क्या मानते हैं? शून्य। आईयूबीसी ने बोल रखा है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का विभव क्या मान लो? शून्य माना जाता है, मतलब कि आंसर आ जाएगा सेकंड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या भैया? क्वेश्चन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए सत्य नहीं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए सत्य नहीं। कौन सा सत्य नहीं? हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता 1 मोलर, ये तो सत्य है। तापमान 25 डिग्री, हाँ 298 का डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 25 डिग्री, 298 को 25 डिग्री लिखते हैं, ये भी सही है, सत्य है। 298 केल्विन बोलो या 25 डिग्री बोलो, एक ही बात। हाइड्रोजन बिल्कुल सही, ये भी सत्य। एक धात्विक चालक रखता है जो कि हाइड्रोजन को अवशोषित नहीं करता, नहीं ये गलत है। धात्विक चालक हाइड्रोजन को अधिशोषित बाय प्लेटिनम, प्लेटिनम हाइड्रोजन को अधिशोषित करता है, अवशोषित करता है, अधिशोषित, है ना। तो कौन सा सत्य नहीं? ये सत्य नहीं, ये गलत है। करता है भैया, हाइड्रोजन जो प्लेटिनम की सतह पर जाता है अधिशोषित अवशोषित होता है, ये गलत है भैया। चलो अब बात करते हैं आगे की। अगला 5 के बाद क्वेश्चन 6, ये रुक जाओ मैं पहले बताऊंगा, ये हम कर सकते हैं, हाँ ये हम कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। चलो इसका आंसर बताओ। जिंक प्लस 2 जिंक के लिए ई नोट का मान, ई नोट आपको देखा है, बहुत बढ़िया। इस वाले से ये क्या है? ये सेल प्रदर्शन, ये आपको देखा है सेल प्रदर्शन, ये आपको क्या देखा है? सेल प्रदर्शन। इस सेल प्रदर्शन को देख करके हमको बताना है इसका ईएमएफ क्या होगा। चलो सेल प्रदर्शन को क्या दिया? देखो सेल का प्रदर्शन को दिया है जिंक, जिंक प्लस 2 1 मोलर डबल स्लैश 2H प्लस 1 मोलर H2
1 एटमॉस्फेयर, ये देखा, ठीक है, ये हमको देखा। अब हमें पूछा है कि इस वाले सेल का ईएमएफ क्या होगा, इस सेल का। एक बात ध्यान रखना, जो भी बाईं तरफ लिखा जाएगा उसको हमने क्या बना रखा है, एनोड, और जो दाईं तरफ लिखा जाएगा उसको हमने क्या बना रखा है, कैथोड। क्या बना रखा है, कैथोड। अब आप मुझे बोलोगे सर अभी तो आपने बोला था कि शी को हम एनोड मानते हैं, सर यहाँ पे तो कैथोड दे रखा है, दिमाग में डाउट आ रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है, सर ये क्या, आपने तो हमको बोला था कि शी को कैथोड एनोड मानना है, यहाँ पे शी को से कैथोड। कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, मानने दो ना भाई, उसके मानने नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मानने दो, उसको जो करना है करने दो, हम वो करेंगे जो कि हमको करना है, जो हमने सिखाया। मेरी बात कितना समझ में आ रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो कर रहा है करने दो उसको, हम वो करेंगे जो कि हमने सीखा। हमने क्या सीखा, देखो हमने तो भैया ये सीखा है, हमें किसी भी सेल का ईएमएफ विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, तो हमने तो ये सीखा भैया, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, करने दो उसको, वो गलत कर रहा है ना। आप मतलब यही बोलना चाह रहे हो कि सर आपने तो कुछ छोड़ पाया, यहाँ पे तो कुछ छोड़ दिया, मतलब ये कर दिया, लिखने दो गलत, वो कुछ भी करे हमारा आंसर सही आना चाहिए। देखो अब क्या करेंगे, कैथोड एनोड, ये है कैथोड और ये है एनोड। अब देखना बेटा, मैंने आपसे क्या बात बोली थी, मैंने आपको एक बात बोली थी कि ई नोट एनोड, मतलब कि जब भी शी की बात करते हैं, शी के लिए ई नोट एनोड कितना आता है, शी के लिए ई नोट एनोड कितना आता है, 0 आता है, कितना आता है, 0। एनोड का मतलब क्या, जिस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जिस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सुनना बेटा ध्यान से, अगर हाइड्रोजन का आप ऑक्सीडेशन करोगे, इसका मतलब क्या है पता है आपको, अगर हाइड्रोजन का आप ऑक्सीकरण करोगे तो ऑक्सीकरण वाला विभव जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ये है इसका मतलब, जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको ये बताया, मैंने आपको बताया, मैंने बताया, बताया। अब लेकिन मान लो उल्टा हो जाए, शी क्या हो जाए, शी मान लो कैथोड हो जाए, मतलब कि इसका उल्टा कर दो, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो ये ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसका आंसर 0 है, तो इसको अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो उल्टा करूंगा तो आंसर कितना होगा, -0। यार एक बात बताओ, +5 को अगर उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, -5 होगा, यही होगा। ऐसा समझो, जैसे मान लो मैंने ये लिखा a बराबर b, ठीक है, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो उल्टा होगा कि b बराबर a, इसका उल्टा ये है ना, इसका मतलब अगर यहाँ पर विभव आपका 0 वोल्ट है तो 0 वोल्ट का उल्टा करोगे, अपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा, -0 हो जाएगा, -0 होगा ना। समझ मेरी बात, मतलब कि आपने केवल क्या किया, आपने केवल इस समीकरण को आपने केवल पलट दिया। आप इसको पलट भी दोगे तो आंसर तो 0 ही रहेगा, लेकिन माइनस में, मतलब कि आपने जो एनोड था ना शी, उसको आपने केवल पलट दिया, मतलब क्या छोड़ दिया, उससे फर्क क्या पड़ेगा, कैथोड भी तब भी 0 होगा, क्योंकि शी का मान तो हमेशा 0 है। तो यहाँ से आंसर क्या है, यहाँ से ई नोट सेल कितना आएगा, ये तो 0। चलो ये कितना दे रखा है, ये देखा, देखो ये देखो, ये एनोड, इस एनोड के लिए कितना देखा है, ये आपका क्या है, ये है आपका एनोड, देखो जिंक वाला क्या है, जिंक वाला है एनोड, इस एनोड के लिए मान कितना देखा है, -0.76। तो इसके लिए क्या देखो, ये माइनस माइनस, और ये एनोड के लिए मान कितना देखा, -0.76 वोल्ट, कितना हो जाएगा, +0.76 वोल्ट, आंसर हो जाएगा ये आंसर आ जाएगा भैया, तो +76 वोल्ट ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका मानक विभव ज्ञात कर सकते हैं। एक बात समझ में, इस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो ध्यान रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये समीकरण पलट भी जाए तो आंसर तो वही रहेगा, बस माइनस चिन्ह लग जाएगा। चलो मैं इसको आपको थोड़ा और समझाता हूं, मैं थोड़ा और समझाता हूं, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखना, समझ से यहां देखना, ठीक है। ऐसा समझिए कि चलो इधर देखो, इधर देखो, इस समीकरण का ई नोट जो है, इस समीकरण का ई नोट जो है, इसका ई नोट जो आता है वो 0.76 वोल्ट आता है। मान लो मैं बोल रहा हूं कि समीकरण का ई नोट कितना है, -0.76 वोल्ट है, ये आ गया। अब अगर मान लो मैं समीकरण को ऐसा लिख देता हूं, उल्टा कर देता हूं, इस समीकरण को मैं अपोजिट कर देता हूं, Zn+2 इलेक्ट्रॉन। मान लो इस समीकरण को मैंने क्या कर दिया, इस समीकरण को मैंने पलट दिया। अगर इस समीकरण को मैं पलट देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा, तो वैल्यू तो उतनी ही रहेगी, लेकिन चिन्ह क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। जब भी किसी समीकरण को पलटोगे ना तो उसके ई नोट का मान तो वही रहेगा, बस चिन्ह बदल जाएगा, ध्यान क्लियर। चलो एक और जवाब दे दो, एक और बात का जवाब दे दो। मान लो मैंने ये लिखा, चलो इसका जवाब दे दो। मान लो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर, मान लो इस समीकरण का ई नोट मैंने लिखा है 0.34 वोल्ट, मान लो लिखा 0.34 वोल्ट। अगर मैं समीकरण को पलट दूं, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, मान लो इस समीकरण को मैं पलट दूं तो ये आंसर कितना हो जाएगा, अभी ये आंसर प्लस में है तो प्लस वाला आंसर किसमें हो जाएगा, माइनस में, चिन्ह बदल जाएगा, वैल्यू वही रहेगी लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, बस ये ध्यान रखना। तो अगर ये समीकरण मैं पलट देता हूं वैल्यू वही रहेगी लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, इतना सिंपल। चलो इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। उपरोक्त प्रदर्शित सेल का ईएमएफ क्या होगा, अरे अब तो बता दो यार, इतना आसान। उपरोक्त प्रदर्शित सेल का ईएमएफ क्या होगा, कौन बताता है, देखेंगे भैया। इसका ईएमएफ क्या होगा बता दो, धनात्मक ऋणात्मक शून्य। चलो इधर देखो, ये कौन सा सेल है बेटा, याद करो, जिंक और कॉपर का गैल्वेनिक सेल। जिंक और कॉपर का गैल्वेनिक सेल जो दोस्तों में से लिखते हैं, जिंक और कॉपर का गैल्वेनिक सेल ऐसे होता है ना, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है ना भैया। इस एनोड और कैथोड, मतलब कि जिंक वाला एनोड और कॉपर वाला कैथोड, इस जिंक वाले एनोड और कॉपर वाला कैथोड, जिंक वाला एनोड और कॉपर वाला कैथोड, इस सेल का विभव कितना था, इस सेल का विभव था 1.1 वोल्ट, इस सेल का विभव कितना था 1.1 वोल्ट। मतलब कि जिंक जब एनोड है और कॉपर जब कैथोड है तो इस सेल का विभव था 1.1 वोल्ट। हमें प्रश्न में क्या पूछा है, अब हमें प्रश्न में उल्टा पूछा है, जब जिंक एनोड था और कॉपर कैथोड था तो इसका विभव कितना था, इसका विभव था +1.1 वोल्ट, इस समीकरण का +1.1 वोल्ट। मैं बोल रहा हूं कि इसको मैंने पलट दिया, इस वाले को इधर ले लिया, इस वाले को इधर, जब मैं पलट दूंगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, तो चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा। जब भी किसी समीकरण को पलट दोगे, अगर इस समीकरण को पलट दिया तो ये बन जाएगा, जो दाईं तरफ था उसको बायां और बाएं को दाएं, इसका क्या आएगा आंसर, ऋणात्मक, ये आ जाएगा नेगेटिव। इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो अगला, अगला क्वेश्चन, ये देखो, निम्न में से कौन सी एनोडीय अभिक्रिया, एनोड मतलब कि कौन, ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया नहीं है। एनोडीय अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया ऐसी है जो कि ऑक्सीकरण वाली नहीं है। एनोड पर क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर होता है बेटा ऑक्सीकरण। आप इसमें से देख करके बताओ कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है,
कौन सी एनोडी अभिक्रिया नहीं है, मतलब कि कौन सा ऑक्सीकरण नहीं, कौन सा ऑक्सीकरण नहीं, इलेक्ट्रॉन त्याग है, इलेक्ट्रॉन त्याग है, इलेक्ट्रॉन त्याग है, जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होना क्या होता है, ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का त्यागना होता है ऑक्सीकरण। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग रहा, मतलब कि ये ऑक्सीकरण नहीं है, और अगर ये ऑक्सीकरण नहीं तो एनोडी अभिक्रिया नहीं। बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, डेनियल सेल की आयु किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, डेनियल सेल की आयु किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, तो तापक्रम कम करके, कॉपर का बड़ा इलेक्ट्रॉन लेकर के, कॉपर आयनों की सांद्रता को कम करके, जिंक का बड़ा इलेक्ट्रॉन लेकर के। सोचो क्या आंसर आएगा, सोचा, सोच लिया होगा अभी तक तो, सोच लिया ना। ये है आपका जिंक और कॉपर का बना, जिंक और कॉपर से बना ये है आपका क्या, गैल्वेनिक सेल। हमें बोला है कि गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल की आयु को कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब कि गैल्वेनिक सेल को लंबे समय तक हम कार्य कैसे कर सकते हैं। सुनना बेटा ध्यान से, मैंने आपसे एक बात बोली कि ये जिंक की छड़ होती है ना, ये जिंक की छड़ नीचे से पतली होती जाती है, आप जैसे जैसे सेल को चलाओगे तो इसका ऑक्सीकरण होता जाएगा, ऑक्सीकरण होता जाएगा, ऑक्सीकरण होता जाएगा, ऑक्सीकरण होता जाएगा, ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण, ये पतली हो जाएगी, पतली होगी और पतली होगी, थोड़े समय बाद जिंक की छड़ बिल्कुल सूख जाएगी, पतली होकर के बिल्कुल एकदम पतली सी हो जाएगी, मतलब कि अगर जिंक की छड़ बहुत पतली हो गई तो ये सेल थोड़े टाइम बाद काम करना बंद कर देगा। भाई यहाँ पे जिंक होगा तभी तो ऑक्सीकरण होगा, मैं बोला जिंक पतला होता गया, पतला होता गया, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब जिंक खत्म हो गया। अब जिंक अगर खत्म हो गया तो सेल की अभिक्रिया रुक जाएगी, और सेल की अभिक्रिया को ज्यादा समय तक करवाने के लिए ये जिंक जो है बहुत मोटा होना चाहिए, जिंक बड़ा होना चाहिए, जिंक की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। आप जितनी ज्यादा जिंक की मात्रा लोगे उतना ये लंबा चलेगा, उतने लंबे समय तक क्रिया होगी, मतलब कि जिंक का इलेक्ट्रॉन आपको क्या लेना है, बड़ा लेना, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लो आप लोग फटाफट, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर, तो ये गैल्वेनिक सेल के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और इसमें थ्योरी बताता हूँ, ये वाला पार्ट सारा हो गया हमारा। हाँ ये मुझे बताना है, मैंने आपसे क्या बात बोली थी, ये वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले मैं इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद में इस क्वेश्चन करेंगे। चलो अब यहाँ गैल्वेनिक सेल के अंदर हमें एक चीज ध्यान रखनी, एक टॉपिक होता है बेटा यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव, एक टॉपिक होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड विभव एक टॉपिक है, ठीक है। देखो हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पढ़ लिया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने पढ़ लिया, अब हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक हाइड्रोजन विभव तो हमने पढ़ लिया, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है समझना बड़ा ध्यान से। कोई भी एक इलेक्ट्रोड जब अपने विलयन के अंदर डूबा होता है, ठीक है, मान लो ये है कोई धातु की छड़, ये कोई है धातु, मान लो ये कोई धातु M है और ये धातु M अपने विलयन में डूबा हुआ है, विलयन में डूबा हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर विभव आता है, जैसे जिंक, जिंक का विभव यहाँ पे आता है -0.76 वोल्ट, मैंने आपको बोला, या कॉपर, तो कॉपर का विभव आता है यहाँ पे 0.34 वोल्ट, ये आपको मैंने बताया। तो जिंक के इलेक्ट्रोड का जो मानक विभव है वो -0.76 वोल्ट है, कॉपर के इलेक्ट्रोड का जो विभव है वो +3.34 वोल्ट है। तो ये जिंक के इलेक्ट्रोड का जो विभव है मानक विभव, कॉपर के इलेक्ट्रोड का जो मानक विभव है, शी का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव मतलब कि किसी एक इलेक्ट्रोड का अपने विलयन के साथ में प्राप्त होने वाला विभव, इसी को हम क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो किसी इलेक्ट्रोड का अपने विलयन में, किसी इलेक्ट्रोड का अपने विलयन के साथ प्राप्त होने वाला विभव का अंतर ही मानक परिस्थिति, किसी इलेक्ट्रोड का मानक परिस्थिति में, मानक परिस्थिति ना बोले, किसी इलेक्ट्रोड का मानक परिस्थिति में अपने विलयन के साथ प्राप्त होने वाले विभव का अंतर ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इस इलेक्ट्रोड का अपने सॉल्यूशन के साथ भी कुछ विभव का अंतर होता है। इस -0.76 वोल्ट का मतलब पता है, मान लो ये जिंक की छड़ है, ये जिंक की छड़ मान लो, और ये आपका है मान लो ZnSO4, तो इसका मतलब ये है कि जिंक की छड़ और ZnSO4 विलयन, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का अंतर है, विभव का अंतर है, वो कितना है, 0.76 वोल्ट। तो जब किसी धातु की छड़ या किसी इलेक्ट्रोड और उसके विलयन के बीच मानक परिस्थिति में जो विभव का अंतर आएगा उसी को हम बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। मतलब कि जिंक के लिए यहाँ पर जो -0.76 वोल्ट प्राप्त हुआ वो जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ये क्या है, ये जिंक का क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है। क्या ये जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये किसका, ये कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव है, कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ये नीचे मैंने कैसे लिखा वो भी मैं आपको थोड़ी देर में सिखाऊंगा, ये मैंने Zn+2 और फिर Zn लिखा है, ये कॉपर+2 और कॉपर लिखा है, ये किस तरीके से मैंने लिखा ये भी अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, थोड़ी देर में ये मैं आपको बताऊंगा ये लिखते कैसे हैं। लेकिन बस अभी समझ लो ये जिंक के इलेक्ट्रोड का विभव है मानक विभव, ये कॉपर के इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। कॉपर और जिंक दोनों के इलेक्ट्रोड का ये जो विभव है ना इसको बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, कॉपर का और जिंक। इसका मतलब ये होता है कि जब जिंक अपने विलयन के अंदर डूबा होगा तो जिंक की छड़ और विलयन उनके बीच में यहाँ पे क्या होगा, एक विभवांतर उत्पन्न होगा, दोनों के बीच में विभव का अंतर होगा, और वो विभवांतर क्या कहलाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। जैसे मान लो मैंने बोला शी, मान लो मैंने बोला शी, अब ये शी है, ठीक है। अब शी में हमने पढ़ा है कि शी का जो इलेक्ट्रोड विभव है उसका मान कितना है, 0। इसका मतलब है कि प्लेटिनम की छड़ और हाइड्रोजन आयनों के बीच में जो इस विलयन और प्लेटिनम की छड़, इन दोनों के बीच में जो विभव का अंतर है, इस छड़ और इनके बीच में जो इलेक्ट्रोड, इन दोनों के बीच में विभव का अंतर है, ये विभव का अंतर कितना है, 0। कोई अंतर नहीं, ठीक है, ठीक है, कोई अंतर नहीं इसके बीच में, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो विभव का अंतर है वो क्या है, वो 0 है। ये इसका मतलब, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव। हाइड्रोजन की धातु जो प्लेटिनम है वो प्लेटिनम और उसके विलयन के बीच में विभव का अंतर कितना है, 0। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लो डेफिनेशन को, उसके बाद हम करते हैं आगे की बात, नोट कर लो। चलिए तो यहां तक आपने नोट कर लिया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है ना बेटा, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव भी 2 तरह का है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कितने तरह का है, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव के भी 2 प्रकार है। मानक इलेक्ट्रोड विभव ये भी 2 प्रकार का बेटा, ठीक है, 2 प्रकार का कैसे, तो एक होता है मानक
अपचयन विभव और एक होता है मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक अपचयन विभव और दूसरा होगा मानक ऑक्सीकरण विभव। देखिए दो तरह के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विभव हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। अब मानक अपचयन विभव क्या है? तो जब भी आपको अपचयन दिखता हो, अपचयन समझते हो ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, जब भी इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो उसको क्या बोलते हैं? अपचयन। तो भैया एक बात ध्यान रखना, आयन किसमें होता है? आयन जलीय विलीन होता है, एक्वस मीडियम में, और ये क्या है? सॉलिड। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, जब भी अपचयन की क्रिया हो रही है तो यहाँ पे आने वाला विभव जो होगा उस मानक विभव को हम बोलते हैं मानक अपचयन विभव। जैसे कि मान लो यहाँ पे विभव हम कैसे लिखेंगे, देखो मानक विभव को हम लिखते हैं ई नॉट, मानक विभव को हम लिखते हैं ई नॉट। अपचयन किसका हो रहा है? तो एम एन प्लस, इसका अपचयन हो रहा है किसमें? एम एन प्लस का अपचयन हो रहा है सॉलिड में, इसकी ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं? एक्वस, और ये क्या है? सॉलिड। इसका अपचयन विभव हम ऐसे लिखते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मानक अपचयन विभव। तो जब अपचयन होगा तो अपचयन के दौरान प्राप्त होने वाला विभव क्या कहलाएगा? मानक अपचयन विभव। क्लियर? जो बाईं तरफ है उसको पहले लिखो, जो दाईं तरफ है उसको बाद लिखो, जो पहले है उसको यहाँ पे पहले लिखना है, जो बाद में उसको बाद लिखना है। ठीक है, इसी तरह से इसके देखो, मान लो अगर किसी धातु का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। मान लो किसी धातु का होता है ऑक्सीकरण, मान लो किसी धातु का ऑक्सीकरण हो जाए तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? देखो इसके लिए हम लिखेंगे ये है आपका मानक विभव, और पहले कौन लिखा है? पहले धातु लिखी है, उसके बाद में कौन आएगा? उसके बाद में आयन आएंगे। बात समझ में? इसको हम बोलेंगे मानक ऑक्सीकरण विभव। इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तो क्या कहा जाएगा? ऑक्सीकरण। जब भी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है इसको बोलेंगे मानक ऑक्सीकरण विभव, इसको हम बोलेंगे मानक ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, तो मानक ऑक्सीकरण विभव मतलब कि इसकी परिभाषा होगी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के दौरान या ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के लिए मानक शर्तों पर प्राप्त विभव। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के लिए मानक शर्तों पर प्राप्त विभव क्या होता है? मानक ऑक्सीकरण विभव। और इसको हम क्या बोलते हैं? अपचयन की अभिक्रिया के लिए, इसको हम क्या लिखते हैं? अपचयन की अभिक्रिया के लिए अपचयन की अभिक्रिया के लिए मानक शर्तों पर प्राप्त विभव। अपचयन की अभिक्रिया के लिए मानक शर्तों पर प्राप्त विभव मानक अपचयन विभव, और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के लिए मानक शर्तों पर प्राप्त विभव मानक ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। अच्छा आप मुझे बताओ, ये दोनों अभिक्रिया एक दूसरे की उल्टी है ना, विपरीत है ना? यहाँ पे हो रहा है अपचयन और वहां पे हो रहा है ऑक्सीकरण, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अगर दोनों एक दूसरे का अपोजिट है तो हम क्या ये लिख सकते हैं? जल्दी से बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? अगर ये दोनों अभिक्रियाएं विपरीत, इसको अगर मैं पलट दूं तो ये बन जाएगा। अगर मैं इस रिएक्शन को पलट दूं तो ये बन जाएगा, इसको पलट दूं तो ये बन जाएगा। तो पलट, तो ये पलट गया भैया। और जब भी अभिक्रियाएं समान हो लेकिन बस पलट जाए, अगर ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया कोई मैं अपचयन वाली कर दूं, अपचयन वाली अभिक्रिया कोई मैं ऑक्सीकरण कर दूं, तो दोनों के मान तो समान होंगे। दोनों के मान क्या होंगे? दोनों के मान वैल्यू तो समान होंगी, लेकिन दोनों के चिन्ह क्या होंगे? दोनों के चिन्ह विपरीत होंगे। अगर ये प्लस वाला है तो ये माइनस वाला होगा। बात समझ रहे हो मेरी? अगर एक प्लस वाला है तो दूसरा क्या होगा? दूसरा माइनस वाला होगा। ध्यान रखना, दोनों ही अभिक्रियाओं के अंदर अगर किसी तत्व के लिए एक तरफ अपचयन हो रहा है, उसी तत्व के लिए दूसरी तरफ ऑक्सीकरण हो रहा है, तो अपचयन के लिए उसका जो विभव आएगा वो ऑक्सीकरण के विभव का विपरीत होगा। मान समान होंगे, बस चिन्ह क्या हो जाएंगे? चिन्ह अलग अलग हो जाएंगे। ये चिन्ह अलग अलग, ये आ जाएगा भैया यहाँ पे रिलेशन इस तरह से। तो ये भैया इलेक्ट्रॉन विभव है जो कि हमको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, तो ये आगे सारी कहानी इस तरह से हमको ध्यान रखना है। क्लियर? चलो अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो कि हमने छोड़ा था। आ जाओ, क्वेश्चन हमने कौन सा छोड़ा था? देखो, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसकी अंग्रेजी में हम देख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एसआरपी, इसको हम बोलते हैं एसआरपी, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये एसआरपी है और ये एसओपी है। मतलब कि एसआरपी और एसओपी, किसी एक तत्व के लिए एसआरपी और एसओपी दोनों की वैल्यू बराबर होती है, लेकिन चिन्ह क्या होते हैं? चिन्ह अलग अलग होते हैं। एसआरपी और एसओपी दोनों की वैल्यू समान, लेकिन चिन्ह अलग अलग, ये प्लस तो माइनस। चलो अब हम आते हैं यहाँ पे प्रश्न पे। प्रश्न हमारा था ये वाला, जिंक के मानक अपचयन विभव को कौन से समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं? ध्यान रखना, मानक अपचयन विभव है तो समीकरण में क्या होगा? अपचयन की क्रिया होगी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। मानक अपचयन विभव किसके लिए होता है? अपचयन की क्रिया के लिए। और अपचयन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। मतलब कि कौन सी अभिक्रिया ऐसी जो इलेक्ट्रॉन के जुड़ने को प्रदर्शित कर रही है? ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ये हो सकता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं ये हो सकता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये किसमें देखा? गैस में। ये गैस गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जिंक आयन गैस अवस्था में नहीं होते, जिंक आयन सॉलिड में भी नहीं होते, जिंक आयन तो जलीय माध्यम में होते हैं। मतलब कि चौथा वाला करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमको बेटा क्वेश्चन करना है। क्लियर? चलो यार, ये पूरी कहानी है मानक इलेक्ट्रॉन विभव की जो मैंने आपको बताई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, चलो ये हो गया यहाँ का काम तमाम। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। एक चीज ध्यान रखना बेटा, हमने जो ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड ये लिखा ना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये ई नॉट कैथोड ई नॉट एनोड, यहाँ पे जो मान रखेंगे वो कौन से आएंगे? ये एसआरपी वाले आएंगे या एसओपी वाले आएंगे? यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखनी? तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे जो वैल्यू आती है ये ई नॉट कौन सी आएगी? एसआरपी वैल्यू आएगी। किसकी? कैथोड के लिए एसआरपी वैल्यू। ध्यान रखना, मानक अपचयन विभव वाली वैल्यू आती है कैथोड के लिए, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी? यहाँ पे भी ई नॉट एसआरपी। हमेशा एक बात ध्यान रखें, इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यू आएंगी एनोड और कैथोड के लिए ये एसआरपी वाली वैल्यू होंगी। कौन सी होंगी बेटा? एसआरपी वाली वैल्यू होंगी, ये होंगी एसआरपी वाली वैल्यू। तो यहाँ पर भी कैथोड के लिए भी एसआरपी वैल्यू और एनोड के लिए भी एसआरपी वैल्यू। समझ में आया? ये फॉर्मूला ध्यान रखना। क्लियर? चलिए अब इसके बाद में एक टॉपिक यहाँ पे लास्ट मैं आपको आज बताता हूँ, वो टॉपिक क्या है। तो एक टॉपिक हमको आज और देखना, उसके बाद में क्लास ओवर। विद्युत रासायनिक श्रेणी। एक टॉपिक यहाँ पे हमको और पढ़ना है, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको आप और क्या बोलते हो? सक्रियता श्रेणी। क्या बोलते हैं आप इसको? सक्रियता श्रेणी। हमें सक्रियता श्रेणी और पढ़नी है यहाँ पे।
ठीक है, सक्रियता श्रेणी क्या होती है उसके बारे में बात करें। यार देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था हाइड्रोजन के साथ में अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करना है तो उसको हाइड्रोजन के साथ में जोड़ दो। हाइड्रोजन के साथ में जिंक को जोड़ोगे तो जिंक का इलेक्ट्रॉन विभव आ जाएगा। हाइड्रोजन के साथ में कॉपर को जोड़ोगे तो कॉपर का इलेक्ट्रॉन विभव आ जाएगा। हाइड्रोजन के साथ में प्लेटिनम को जोड़ोगे तो प्लेटिनम का, मतलब हाइड्रोजन के साथ में किसी को भी जोड़ो उसका इलेक्ट्रॉन विभव आ जाएगा। हाइड्रोजन के साथ में सोडियम के इलेक्ट्रॉन को जोड़ोगे सोडियम का इलेक्ट्रॉन विभव आ जाएगा, आएगा। और आपको ये बात पता है कि इस प्रक्रिया के दौरान जब आप इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करते हो तो इस प्रक्रिया के दौरान इसको आप एनोड मानते हो, उसको आप कैथोड मानते हो। क्या मानते हो बेटा? कैथोड। मतलब कि आप यहाँ पे कैथोड अपचयन का विभव आप यहाँ पे ज्ञात करते हो। मानक अपचयन कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर होता है अपचयन। मतलब यहाँ पर जो भी आएगा वो मानक अपचयन विभव आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कैथोड है वो कैथोड क्या है? जिंक, और जिंक कैथोड है, मतलब कि कैथोड पर हमेशा क्या होता है? अपचयन, मतलब कि मानक अपचयन विभव का मान आएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कैथोड पे कॉपर ले लिया तो कॉपर के लिए क्या आ जाएगा? कॉपर के लिए यहाँ पे SrP मानक अपचयन विभव आ जाएगा। तो कैथोड के लिए मानक अपचयन विभव ये। इसका मतलब हमें जिस भी धातु का मानक अपचयन विभव ज्ञात करना है उसे हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन शी के साथ में जोड़ देंगे। मुझे जिस भी धातु का मानक अपचयन विभव ज्ञात करना है उसे मैं शी के साथ में जोड़ दूंगा, मुझे उसका मानक अपचयन विभव मतलब SrP प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने क्या किया? मैंने सभी तत्वों के जितने भी धातु थी सबके मैंने हाइड्रोजन के साथ में उसको युग्मित कर उनके SrP ज्ञात किए। जब मैंने ऐसा किया ना तो मुझे ये पता चला कि जो सबसे ज्यादा SrP जो होता है वो फ्लोरीन का होता है। ऐसा करने पे सबसे ज्यादा SrP जो प्राप्त हुआ फ्लोरीन का प्राप्त हुआ प्लस 2.87 वोल्ट। जब मैंने फ्लोरीन के इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन के शी के साथ में जोड़ा तो भैया फ्लोरीन का जो SrP था वो कितना प्राप्त हुआ? वो मुझे सबसे ज्यादा 2.87 प्राप्त हुआ। और सबसे कम SrP जो प्राप्त हुआ मुझे जब मैंने हाइड्रोजन के साथ में लिथियम को जोड़ा तब मुझे सबसे कम SrP प्राप्त हुआ और वो था -3.04 वोल्ट। मतलब कि सभी तत्वों को मैंने एक सीरीज में लगा दिया। सबसे कम जिसका प्राप्त हुआ वो लिथियम था, सबसे ज्यादा जिसका प्राप्त हुआ वो फ्लोरीन था, और बाकी सारे तत्व इनके बीच में है। तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे SrP का मान बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे SrP का मान बढ़ता जाएगा। सबसे ज्यादा SrP किसका? 2.87 किसका? फ्लोरीन का। और हाइड्रोजन कहां आता है? हाइड्रोजन आता है यहाँ बीच में। हाइड्रोजन का जो SrP होता है वो कितना? हमने क्या माना है? हाइड्रोजन का SrP SOP क्या? 0। हाइड्रोजन शी के लिए कितना होता है? शी के लिए हमने अपनी मर्जी से 0 मान रखा है। इसका मतलब शी के आधार पर लिथियम का सबसे कम, हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा। हाइड्रोजन के नीचे कौन आता है? कॉपर आता है। कॉपर के नीचे कौन आता है? आयोडीन। आयोडीन के बाद में कौन आता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन के बाद में कौन आता है? क्लोरीन। क्लोरीन के नीचे कौन आता है? फ्लोरीन। ये होता है SrP का क्रम। हाइड्रोजन का 0, 0 से ज्यादा कॉपर का, कॉपर से ज्यादा आयोडीन का, आयोडीन से ज्यादा ब्रोमीन का, ब्रोमीन से ज्यादा क्लोरीन का, क्लोरीन से ज्यादा होता है फ्लोरीन का, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा। अच्छा, इससे ऊपर जाओगे देखो लिथियम आ गया। अब देखो इस पूरे को याद रखने की ट्रिक भी, इसकी ट्रिक क्या बताऊंगा आपको। तो ली के मैंने बना रखा है, ली के बाप ने काना से मांगा अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज, नहीं तो शादी, पोस्टपोन और है। ये आगे भैया पूरी सीरीज आपकी। तो इस सीरीज में ऊपर की तरफ जाओगे तो माइनस में मानेंगे, इस सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे की तरफ जाओगे प्लस मानेंगे। तो 0 से यहाँ पे माइनस में वैल्यू आएगी और माइनस 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 सबसे ज्यादा माइनस में वैल्यू लिथियम की आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है बेटा? ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात ध्यान, एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। यदि किसी तत्व के SrP का मान हाइड्रोजन की तुलना में धनात्मक है तो उसका अपचयन होगा। ध्यान रखना बेटा, जिसका भी SrP हाइड्रोजन की तुलना में धनात्मक है, हाइड्रोजन की तुलना में जिसका भी, देखो हाइड्रोजन से नीचे वाला धनात्मक है, ये हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी तत्व है ना इनका SrP क्या होगा? धनात्मक। मतलब हाइड्रोजन की तुलना में ये क्या होगा? इनका अपचयन। हाइड्रोजन के साथ में ये हमेशा क्या करेंगे? अपचयन। और जिनका भी मान ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक वाले क्या करेंगे? ऑक्सीकरण। यदि हाइड्रोजन की तुलना में तत्व का SrP माइनस में है तो उसका ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? उसका ऑक्सीकरण होगा। जैसे कि उदाहरण, समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया सर? उदाहरण, जैसे कि उदाहरण, जैसे मैंने आपको बोला कि हाइड्रोजन की तुलना में जिंक का जो SrP है, जिंक का जो SrP अपचयन विभव, जिंक के अपचयन का विभव, अपचयन हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है? देखो जिंक का हो रहा है अपचयन, Zn+2 से Zn में अपचयन हो रहा है। जिंक का जो SrP है हाइड्रोजन की तुलना में -0.76 वोल्ट है। इसका मतलब है कि जिसका मान हाइड्रोजन की तुलना में ऋणात्मक होगा उस धातु का क्या होगा? ऑक्सीकरण। मतलब कि जिंक का क्या होता है? ऑक्सीकरण। इसीलिए देखो, इसीलिए यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इसीलिए जब जिंक और कॉपर दोनों को युग्मित करते हैं तो जिंक का क्या होता है? इसीलिए जिंक को कॉपर के साथ जोड़ते हैं तो जिंक का होता है ऑक्सीकरण और कॉपर का क्या होता है? कॉपर का होता है अपचयन। क्या होता है कॉपर का? अपचयन। तो जिंक का मान कितना है? माइनस में 0.76 वोल्ट। हाइड्रोजन का 0, हाइड्रोजन का 0 उसकी तुलना में माइनस, मतलब कि ऑक्सीकरण। और कॉपर का प्लस, हाइड्रोजन की तुलना में कॉपर का प्लस, जिसका प्लस होगा उसका ऑक्सीजन। तो भैया जिसका प्लस उसका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की तुलना में जिसका माइनस उसका ऑक्सीजन। बस यही बात लिखिए, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की तुलना में जिसका माइनस उसका ऑक्सीजन और जिसका प्लस उसका अपचयन। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी प्लस इनका अपचयन होगा हाइड्रोजन की तुलना में, और ऊपर वाले सारे माइनस में। सब किसमें आते हैं? ये सब SrP किसमें आते हैं? माइनस में। और इन सब का SrP किसमें होता है? प्लस में। बात समझ में? ये ध्यान। अच्छा, सबसे देखो क्या लिखा है? SrP का मान अगर माइनस में तो क्या होगा? उसका ऑक्सीकरण। इसका मतलब सबसे ज्यादा माइनस में मान किसका है? सबसे ज्यादा माइनस में मान है लिथियम का। सबसे ज्यादा माइनस में मान लिथियम का, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण भी किसका होगा? लिथियम का। सर्वाधिक ऑक्सीकरण होगा लिथियम का, सर्वाधिक ऑक्सीकरण होगा लिथियम का। और जिसका मान जितना ज्यादा प्लस में होगा उसका क्या होगा? अपचयन। उसका क्या होगा? अपचयन। जिसका मान जितना ज्यादा प्लस में होगा उसका क्या हो जाएगा? अपचयन। तो इसका हो जाएगा सर्वाधिक अपचयन। मतलब कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो क्या होगा? ऊपर जाने पर ऑक्सीकरण ज्यादा होगा, ऑक्सीकरण ऊपर जाने पर बढ़ेगा, ऊपर जाने पर ऑक्सीकरण बढ़ेगा, और नीचे की तरफ आने पर क्या बढ़ेगा? देखो नीचे आने पर क्या बढ़ेगा? नीचे आने पर अपचयन बढ़ेगा, नीचे आने पर अपचयन बढ़ेगा, नीचे आने पर अपचयन की प्रवृत्ति क्या होगी? ज्यादा होगी। ऊपर जाने पर ऑक्सीकरण बढ़ेगा, नीचे आने पर अपचयन बढ़ेगा। और एक बात ध्यान रखना, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या बोलते हैं? अपचायक। उल्टा होता है हमेशा, ध्यान रखना, हमेशा उल्टा चलता है। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक बोलते हैं, उल्टा होता है हमेशा। और जिसका अपचयन होगा उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो अगर ऊपर जाने पर ऑक्सीकरण बढ़ेगा मतलब कि अपचायक क्षमता बढ़ेगी, तो ऊपर जाने पर अपचायक प्रवृत्ति बढ़ेगी।
और नीचे आने पर अपचयन बढ़ेगा, और अपचयन बढ़ेगा मतलब कि ऑक्सीकारक प्रवृत्ति बढ़ेगी। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से पूरी टेबल आ जाएगी। ये है विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी बेटा। ये है आपकी सक्रियता श्रेणी, ठीक है। तो इसको नोट कर लो बढ़िया से। इस पे आधारित क्वेश्चन जो है वो मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगा। सक्रियता श्रेणी को नेक्स्ट लेक्चर में बहुत बढ़िया से और डिटेल में देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे। मतलब आज के इतना ही। अब आते हैं थोड़ा सा क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीकरण किस पर होता है बताइए? एनोड पर, कैथोड पर, दोनों या कोई नहीं? चलिए दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से लवण सेतु का कार्य क्या है? लवण सेतु का क्या कार्य है? चलिए पहले क्वेश्चन, गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीकरण किस पर होता है? एनोड पर। और लवण सेतु का कार्य क्या है? परिपथ को पूर्ण करना, दोनों। आंसर क्या है? चल तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ा, आज हमने शील के बारे में पढ़ा, ठीक है। पहले भी आपको होमवर्क मिल जाएगा, अगली क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा चालकत्व। गैल्वेनिक सेल ऑलमोस्ट हो चुका है, ये पढ़ेंगे। और इसके साथ में हम पढ़ेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है आपका विद्युत अपघटन सेल, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो लगभग ये चैप्टर हमारा अगली क्लास में लगभग फिनिश हो जाएगा, एक दो लेक्चर में फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चल तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।